जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप कृपया शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। 1758 ये साल जो है, ये मेरे ख्याल से सारे भारतीयों का सीना 70 इंच कर देता है। अभिमान से भर उठता है हर एक भारतीय जब वो साल सुनता है 1758। क्योंकि मित्रों, कारण ये है कि लगभग 750 साल से जो नहीं हुआ था वो मराठों ने कर दिया था। हाँ, सिखों का साथ उन्हें जरूर मिला था। मैंने 750 साल इसलिए कहा कि 1000 में गजनवी को त्रिलोचन पाल ने आखिरी बार हराया था और 750 साल के बाद 1758 में मराठों ने अब्दाली को भगाया। पहली बार ये सिंधु बंदी जैसी दकियानुसी सोच जो थी वो टूट गई थी। राघोबा दादा का पराक्रम, शौर्य आसमान छू गया था। दादा ने ये साबित किया था कि उसकी रगों में बाजीराव का खून है। इस बार राघोबा दादा ने क्या अलग किया था? अलग ये मित्रों किया था कि राघोबा दादा के सामने एकमेव लक्ष्य था और उसी लक्ष्य पर वो केंद्रित हो सका। पूरी निष्ठा, पूरे साहस और धड़स के साथ मराठों ने आर पार का आघात किया और कामयाब हो गए। मैं अटक की बात कर रहा हूं। मित्रों, दादा चाहे जैसे भी हो, इस कृत्य से, एकमेव कृत्य से इतिहास ने उसे अमर बना दिया। 1400-1500 साल से कोई सूरमा राघोबा दादा और मराठे छोड़ के अटक किले पे भगवा नहीं फहरा सका। ये सत्य है। एक भी भारतीय ने भगवा नहीं फहराया है। वैसे 1799 में उसी शताब्दी में हमारे सबके पूज्य रणजीत सिंह जी ने मुगलों के छाती पे पैर रख के लाहौर को राजधानी बना डाला था। ये केवल अद्भुत है मित्रों। इसे अटक के विजय को आप कम नहीं आंक सकते। अटक पे जो भगवा लहराया है, ये एकमेव द्वितीय घटना के तौर पे इतिहास में दर्ज हो गई। ये जो सावरकर जी कहते हैं, ये 6 प्रकार की बंदियां असहाय गुलाम मानसिकता वाले कमजोर हिंदुओं ने खुद हिंदुओं पे लाद के उसे परंपरा और संस्कृति का नाम दिया था। लेकिन उस परंपरा को तोड़ने का काम मराठों ने किया। वैसे 7-8 महीनों से मराठे दिल्ली में बैठे थे। नुकसान तो मराठाओं का ज्यादा हुआ। सारे जितने भी हितचिंतक थे, सरदार थे, मुगल अधिकारी थे, वो इस मराठों की फौज के जो खर्चे हो रहे थे दिल्ली में बैठने से, उससे त्रस्त हो गए थे। वैसे दादा ने अंतर्गत सफाई अभियान शुरू कर दिया था। पुणे में उसी समय सदाशिवराव भाऊ का भी हाथोड़ा चल गया था। होळकर ने नजीब को बचाने के लिए अपने अलग रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। सर्वस्व दे के राष्ट्र कार्य की आस सिर्फ कुछ ही सरदारों में दिखती है। मित्रों, केवल और केवल ईश्वरी कृपा है कि महादजी शिंदे जैसा युग पुरुष पानीपत की लड़ाई में बच पाया। वरना रघुजी भोसले, गोविंद बल्लाळ, पटवर्धन, कोल्हटकर, बिनसुरकर, ये जो घराने हैं, उन्हीं जैसा शिंदे घराने का हाल होता। शिंदे घराने का पराक्रम, शौर्य, निष्ठा का वो अपमान होता। आज एक
4-5 अगर सरदार घराने हम छोड़ दें तो एक भी सरदार को उर्वरित जितना भी भारतवर्ष है वहां उचित सम्मान नहीं मिल पाता। उचित सम्मान तो बहुत दूर की बात है, उनका तो गोविंद बल्लाळ, पटवर्धन, कोल्हटकर, इन सब का तो नाम भी किसी को नहीं मालूम। इन सभी ने मित्रों अपने आप को श्री शिवराय के दिव्य संकल्प को सर्वोच्च मानकर अपनी आहुति युद्ध भूमि में दी है। दादा और होळकर ये दोनों दिल्ली वास्तव्य में थे। दिल्ली वास्तव्य में होळकर और बिना अनुभव के दादा, इन लोगों के जो उद्योग उन्होंने किए हैं 2 साल, वो देखकर आखिर नाना 1757 में नाना ने शिंदे को उत्तर की ओर भेजा। 2 साल में कुछ न करके दादा ने सिर्फ मराठों का कर्जा बढ़ाया था। नाना और सदाशिवराव भाऊ ये दोनों तब कर्नाटक में व्यस्त थे। इसी समय प्रसिद्ध सिंदखेड़ की लड़ाई हुई। निजाम अली जो चाल करके आया था वो वहां से भागने में कामयाब हो गया, बुरहानपुर गया। लेकिन निजाम अली की पूरी तरह से सिंदखेड़ की वजह से कमर टूट गई। लेकिन उत्तर में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि उत्तर में मुसलमानों की ये जो अय्याशी भरी जीवन शैली थी वो कुछ मराठी सरदारों ने अपनाई। उससे फर्क क्या पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा उसकी सोच में मराठों की फर्क पड़ा। भाई युद्ध क्यों करना है? युद्ध की बजाय संधि वार्ता कर लो। उनको संधि वार्ता अक्रॉस द टेबल बैठ के पैसों की लेन देन ज्यादा प्रिय लगने लगी। सदाशिवराव भाऊ इस नए स्टाइल की सोच से बिल्कुल अनजान था, और यही मित्रों वजह है कि आगे पानीपत में भाऊ ने मल्हारबा की कोई बात नहीं सुनी और उसका नुकसान भी सदाशिवराव भाऊ को हुआ। लेकिन ये भाऊ ने क्यों किया? जगह जगह पानीपत के समय मल्हारबा को अपमानित करने का काम भाऊ ने किया और वो गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि सदाशिवराव भाऊ को जैसे भी हो, जो भी हो, उनकी सोच में बदलाव आया हो, लेकिन मल्हारबा का अनुभव बहुत बड़ा था और उसका ख्याल बापू ने रखना चाहिए था। वो वैसे तो लोग कहते ही हैं कि इस दुनिया में जो घटित होता है वो बिना वजह कुछ नहीं होता, अचानक कुछ नहीं होता, सबके पीछे इतिहास होता है। कदाचित ये जो 10 साल से मल्हारबा होळकर का जो बदलता हुआ रवैया था, इसके लिए इसी वजह से भाऊ इनसे सख्त नाराज था। जो 10 साल में हुआ, 1750 के बाद जो हुआ, इसकी समीक्षा तो लगातार हम 20-25 एपिसोड से कर ही रहे हैं, और मेरी जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। 1857 के स्वातंत्र युद्ध को विरोध करने भी आधा हिंदुस्तान मित्रों खड़ा हो गया था, और यही हाल उत्तर में 1757 को भी हुआ था। तो 100 साल में कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा फर्क? क्योंकि वो कश्मीर फाइल का जो डायलॉग है ना कि भाई सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारी है। तो 100 साल से मुसलमानों की धर्मांध मुसलमानों की जो सिस्टम थी उत्तर में और वायव्य में, वो नहीं बदली थी। यही शायद कारण है कि मराठे वहां पे अपना पांव नहीं जमा सके, और होळकरों के समक्ष खड़े रहने की ये जो भाव की ईर्ष्या थी, ये पानीपत में हमको दिखाई देती है। ये बात बहुत छोटी और तात्कालीन मित्रों लगती है, लेकिन अगर आप सभी कारणों को एकत्रित आप देखें तो आपको पता चलता है कि पानीपत क्यों हुआ और हार क्यों हुई।
1758 के फरवरी तक मित्रों दादा दिल्ली में ही था। वहाँ दादा ने एक हिंदी विदुषी को पत्रकार के तौर पे नौकरी पे रखा था। हर साल 400 रुपए पगार नियुक्त किया था। 1758 के माघ में उस विदुषी को रघुनाथ राव ने पैसे भी दिए थे। इसका उल्लेख रघुनाथ राव ने एक पत्र में किया है। मार्च और आषाढ़ ये 2 हफ्ते उसने वार्तांकन किया और वो वार्तांकन कागज पे उपलब्ध है। वार्तांकन पे वो पत्रकार कहता है बादशाह किले के अंदर ही है, बाहर नहीं आता। वजीर वैसे कभी कभार उनसे मिलने जाते हैं। अंताजी पंडित वजीर के तैनाती में ही है, लेकिन इस बार अंताजी पंडित के साथ कृष्णराव बल्लाळ काळे भी होते हैं। रघुनाथ राव जी की छावनी यमुना पार है। सादुल्ला खान, दुंदे खान, हाफिज रहमत खान का मामला मल्हारबा ने 15 लाख में निपटाया है। कुंजपुरा का भी मामला था, लेकिन वहां भी होलकरों ने 5 लाख में उसे निपटाकर होलकर दादा से मिलने वाले हैं। नजीब जैसा कपटी कारस्थानी और नवाब को होलकरों का सुरक्षा कवच है। वो लगातार दुश्मनी निभाते कट कारस्थान में व्यस्त है। नजीब की बात कर रही है। तैमूर और जहान खान ये दोनों लाहौर स्थित हैं। वहां पंजाब में सिखों ने कहर बरपाया है। मित्रों में ये जैत सिंह अहलूवालिया जो उनका जत्था था, उन्होंने कमाल का काम किया। 10 साल से सिख आक्रामक होते जा रहे हैं। जत्थों ने वहां कमाल का पराक्रम दिखाया। 1758 में जैत सिंह ने वहां पे युद्ध भूमि में अपना पराक्रम मित्रों दिखाया है। जैत सिंह के साथ पतियाला के बाबा आला सिंह भी वहां पे उसके साथ लड़ रहे थे। आगे लिखता है मारवाड़ में विजय सिंह लगातार मराठों का मारवाड़ से अमल हटाने लगा है। बादशाह की संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था मराठों ने अपने कंधे पे ली है। ये बादशाह और मराठा इन दोनों का प्रमुख शत्रु 1758 में मित्रों अब्दाली ही था। कायदे से तो मुझे लगता है कि मुगल सल्तनत ने वायव्य सरहद पर 4 चौबंद सुरक्षा इंतजाम करना जरूरी था। मराठे आने से पहले की बात मैं कर रहा हूं। क्यों नहीं किया? नहीं किया, क्या करे अब बताइए। ये निकम्मे, निठल्ले, लौंडीबाज, नशेबाज सल्तनत के पुरोधा, उनको शायद ये इसके लिए समय नहीं मिला होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो आगे ये हुआ कि 1758 में ईरान के शाह ने अब्दाली पे हमला किया। तो जनवरी फरवरी इन पहले कुछ महीनों में अब्दाली ईरान में व्यस्त हो गया। अब ये मौका दादा ने देखा। मौका देख के दादा ने किमान पंजाब में स्वयं जाना चाहिए था। बिना आदिना बेग के बुलाने का इंतजार दादा करता रहा। मैं तो सीधी तौर पे ये विचार करता हूं कि दादा ने जनवरी 58 में पंजाब में घुसना चाहिए था, वहां बवाल मचाना चाहिए था। हाँ, कदाचित ये भी हो सकता है कि हार भी जाते, लेकिन इसका फायदा रोहिलखंड में दादा को मिलता कि रोहिलखंड के जो मोमिन पठान हैं वो हमेशा के लिए इस घटना से डर जाते। चाहे पंजाब में जीतती मराठी सेना जीतती या मराठी सेना हारती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोहिला खंड में मोमिन हमेशा के लिए डर जाते, ये निश्चित है।
अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे मन में आता है वो मल्हारबा जैसे अनुभवी के दिमाग में नहीं आया होगा, निश्चित आया होगा, लेकिन पता नहीं, शायद अपने धर्मपुत्र नजीब और ये जो नया उनके दिमाग में जो अर्थकरण घुसा था उसके वजह से उन्होंने योजना नहीं बनाई होगी। जो भी है, 3-4 महीने का बहुमूल्य समय मराठी सेना ने गंवाया, क्योंकि वहां अब्दाली ऑलरेडी ईरान से लड़ रहा था। दिल्ली वाले तो वो तो अब्दाली के सामने लेटे हुए थे। मैंने बताया जितने भी अशराफ थे, अशराफ ने तो साष्टांग दंडवत डाल रखा था। और इन सब को देखकर हमारा जो अब्दाली का जो सरदार था अदीना बेग, उसके भी मन में सत्ता की हाव छूटने लगी। अदीना बेग तो मोमिन था, और मोमिन है तो अपना मौका, जरू जमीन का मौका मोमिन कभी नहीं छोड़ सकता। उसको भी पंजाब में राज करने के सपने दिखने लगे। उसने तुरंत सिखों को तैमूर के विरुद्ध खड़ा किया। सिखों ने सरहिंद जीता। सिखों ने बाद में लाहौर को घेरा। अदीना बेग उसी बीच दिल्ली आया। बड़ी मन्नतवार करके राघोबा को तैयार किया और लाहौर लेके आया। वहां तैमूर के सरदार जहान खान को अदीना के इस टेढ़े मेढ़े जो अदीना बेग के उद्योग चल रहे थे उसका अंदाजा लगने लगा था। उसने क्या किया कि एक मौका अदीना बेग को दे दिया। जहान खान ने उसे मुख्य प्रवाह में जुड़ने के लिए लाहौर में कुछ स्वतंत्र अधिकार दे दिए, लेकिन ये झूठे दिखावे की प्यार की लेन देन थी, इसको ग्रहण तो लगना ही था। वही हुआ इन दोनों में, जहान खान और अदीना, इन दोनों में बेबनाव हुआ। अदीना मौत के डर से पहाड़ों में भागा। वहां सिखों की मदद लेके उसने जहान खान के फौज से लड़ाई शुरू कर दी। इस लड़ाई में सरबुलंद खान मारा गया। मुराद और सरफराज ये दोनों भागने में कामयाब हो गए। सिखों ने सारा लाहौर से सटा पहाड़ी क्षेत्र जलाकर राख कर डाला। ऐसा नहीं है कि अब्दाली को यह सब मालूम नहीं था। अब्दाली लगातार इन सब घटनाओं पे नजर रखे हुए था, क्योंकि सिखों ने जहान खान, वजीर शाहवल्ली खान और अटक से जो अफगान सैनिक आए थे, सबकी पिटाई सिखों ने की थी। वैसे ब्यौरा बता दूं मित्रों कि ये जो मैंने ऊपर कहा ना कि जत्थेदार जस्सा सिंह और बाबा आला सिंह, इन दोनों के साथ 15,000 सिखों की फौज थी। इन लोगों ने 7 मार्च को जब दादा राजापुरा पहुंचा तो उसके साथ ये पहली बार ये दोनों मिले, 7 मार्च 58 को। उसके बाद 21 मार्च को समद खान ने सरहिंद में इन संयुक्त फौज के सामने आत्मसमर्पण किया। और ये मित्रों महत्वपूर्ण है कि समद खान अकेला आत्मसमर्पण करने नहीं आया, उसके साथ 10,000 पठानों की सेना भी थी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, सिख और मराठा सेना के सामने। आगे फिर 20 अप्रैल को ये संयुक्त फौज लाहौर गई। 8 मई को लाहौर के बाद पेशावर गई। मलेरी कोटला जीत के बाद में ये नीचे आए हैं। यह है इतिहास। लेकिन मार्च में अटक से आए पठानों की सिखों ने भूतों न भविष्यति मारकाट की है। इतनी बड़ी मारकाट पठानों की कभी नहीं हुई। वंदे मातरम।